सभी स्टूडेंट्स अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। पंछी ने भी अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन होने के बाद प्रोफेसर्स क्लास से चले गए ताकि स्टूडेंट्स बात कर सके। पंछी का नाम और आवाज़ इतना क्यूट था कि सभी लड़कियां उससे बातें करने लगी, साथ ही बॉयज़ भी धीरे धीरे कर पंछी का भी बात पूरे क्लास से होना थोड़ा बहुत शुरू हो गया। तभी पंछी वॉशरूम का बोल क्लास से बाहर जा वॉशरूम ढूंढने लगी। तभी वो बूढ़े आदमी से जा टकराई। पंछी झट से दूर हो सॉरी बोली। तभी बूढ़े आदमी ने पंछी का चेहरा देखा तो वो अपने मन में ही बोल पड़ा, तारा। तारा को वो बूढ़ा आदमी कैसे भूल सकता था। तारा अपने क्लास की टॉपर होने के साथ साथ बहुत सुलझी हुई शांत लड़की थी और उसके बात करने का तहजीब सब कुछ बहुत हटकर था। तारा के बारे में सोचते हुए ही बूढ़ा आदमी पंछी से उसका नाम पूछ पड़ा, तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? पंछी मुस्कुराते हुए जवाब दी, पंछी। पंछी की आवाज़ भी बहुत मिलता जुलता सा था। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। वो पूछना चाहता था आगे कुछ पर कुछ ना पूछ, उसे जाने को कह दिया तो पंछी वहां से चली गई। बूढ़ा आदमी का नाम जगन्नाथ प्रसाद था। वो एक लौता पुराना टीचर इस कॉलेज में बचा था। बाकी सबका एज होने या किसी वजह से निकल चुके थे। कुछ वक्त बाद पंछी वॉशरूम से बाहर आई तो दौड़ते हुए लड़के से जा टकराए। वो गिरने को थी पर तभी वो लड़का उसे अपने दोनों हाथ में भर गिरने से बचा लिया। वही पंछी झट से खड़ी हो उसके हाथ को खुद से हटा उसे घूर कर देखी, फिर आगे बढ़ते हुए अपने मन में ही बोली, आज क्या सबसे टकराना ही लिखा है। वही वो लड़का उसके पीछे आते हुए बोला, सॉरी पंछी। उसे उसका नाम पता है। ये जान वो मुड़ उसके तरफ उसे घूर कर देख पूछी, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? पंछी का ये सवाल सुन लड़का हंसते हुए बोला, मेरे साथ एक डेट पर चलोगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इतना कह अपने फ़ोन नंबर का कार्ड उसके हाथ में पकड़ा, बोला, डेट के लिए हाँ हो तो मुझे कांटेक्ट करना, ओके। इतना कह वो लड़का हंसते हुए चला गया। वही पंछी अपना मुंह बना सोचते हुए अपने क्लास जाने लगी। क्लास जाने के बाद पंछी ऐना के पास गई और सभी बातें करने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शाम का वक्त हो चुका था। सभी कॉलेज से निकल अपने अपने घर हॉस्टल चली गई। प्रीता, ऐना, पंछी दोनों के आने से पहले ही प्रीता रूम पहुंच गई थी। दोनों जब रूम गई तो प्रीता झट से पूछ पड़ी, तुम दोनों का कॉलेज में पहला दिन कैसा रहा? दोनों साथ ही बोली, बहुत अच्छा। फिर तीनों साथ बातें करने लगी। तभी बातों बातों में ही पंछी उस लड़के का जिक्र कर दी तो दोनों उसके बारे में पूछने लगे, वो हैंडसम था कि नहीं। हैंडसम तो था पर पंछी को इन सब से मतलब ही नहीं था। उसे तो बस जानना था वो उसे जानता कैसे है। पंछी की दोनों दोस्तों ने उसे कॉल कर डेट पर जाने को कह दिया, पर डेट पर कॉलेज के सामने के कैफे पर ही जाएगी ये शर्त रखने को कहा। पंछी ने अपनी दोनों दोस्त का बात मान ऐसा ही किया। उस लड़के को कॉल लगा दी और अपने फ़ोन को स्पीकर पर कर दी। वही लड़का अपने बिस्तर पर लेटा था। जब फ़ोन बजा तो कॉल रिसीव कर बोला, बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें मेरा पंछी। पंछी का नंबर भी है उसके पास, ये जान तीनों हैरान थी। तभी ऐना इशारों में उसे बात करने का बोली तो तभी पंछी पूछ पड़ी, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे गया? ये सवाल सुन लड़का जोरों से हंसने लगा। लड़का का हंसी सुन पंछी को और चिढ़ मच रहा था, पर लड़के का आवाज़ ऐना और प्रीता को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। तभी ऐना पंछी के कान में जाकर कुछ बोली तो पंछी ने वैसा ही कह दिया, मैं डेट पर आने के लिए तैयार हूँ। ये सुन लड़का खुश हो गया। तभी पंछी बोल पड़ी, पर मैं अपने दोस्तों के साथ आऊंगी और कॉलेज के पास वाले कैफ़े के अलावा कहीं और नहीं मिल सकती हूँ। ये सुन लड़का मुस्कुराते हुए बोला, ओके तो कॉलेज के बाद मिलते हैं, बाय। और तुम्हारी जो दोस्त सुन रही है उसे भी बाय। इतना कह मुस्कुराते हुए लड़का फ़ोन रख दिया। तभी ऐना बोल पड़ी, यार कितना अट्रैक्टिव आवाज़ है। तभी प्रीता भी बोल पड़ी, हाँ ऐना अट्रैक्टिव तो है, पर सोचने का बात यह है कि वो पंछी को कैसे जानता है। ये सुन ऐना, पंछी, प्रीता तीनों सोचने लगे। ऐना तो उस लड़के के प्यार में उसके बातों को सुनकर ही डूब चुकी थी। सोचते सोचते टाइम बीतने लगा। रात का वक्त हो चुका था। तीनों डिनर करने चली गई। तीनों का मुलाकात फिर तानिया से हुआ। तानिया को तीनों देखने के बावजूद इग्नोर कर रहे थे।
पर तानिया अपने हरकतों से कैसे बाज आए। पंछी अपने सीट में जा बैठने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाई ही थी, तभी तानिया की दोस्त रीमा अपने पैर को आगे कर दी, जिस कारण पंछी उसके पैर से टकरा नीचे जमीन पर गिरने ही वाली थी। पर ऐना प्रीता दोनों ने ही पंछी को गिरने से बचा लिया। फिर दोनों ही रीमा को घूर कर देखी, पर रीमा, तानिया और वहां बैठे सभी लोग जो तानिया का चमचागिरी करते थे वो सब हंसने लगे। प्रीता जितनी प्यारी दिखती थी उतना ही उसके अंदर गुस्सा भरा था। साथ ही सभी जानते थे प्रीता कोई आम परिवार से नहीं है। वहीं रीमा और तानिया दोनों के पिता भी बहुत बड़े नामी बिजनेसमैन थे। तीनों एक दूसरे से पहले भी अपने पिता के वजह से ही मिल चुके थे, इसी कारण प्रीता उन दोनों को बहुत अच्छे से जानती थी। वो गुस्से में रीमा से बोल पड़ी, तुम अपने हद में रहो रीमा, नहीं तो बहुत पछताना पड़ सकता है। तभी रीमा हंसते हुए बोली, अच्छा क्या कर लोगी तुम। प्रीता कुछ कहने ही जा रही थी, तभी पंछी बोल पड़ी, प्रीता किसी को साबित करने के लिए शब्दों का नहीं बल्कि कुछ करके दिखाना चाहिए। ये बात सुनते ही रीमा का जैसे खून खोलने लगा। वही तीनों जा बैठ अपना डिनर करने लगी। डिनर करने के बाद तीनों अपने रूम में चली गई और थोड़ी देर बातें करते हुए रीमा और तानिया का बुराई की, फिर तीनों ही सो गई। सुबह का वक्त हो गया, तीनों पहले ही नाश्ता कर निकल गई ताकि तानिया, रीमा और उसके चमचियों के वजह से उनका वक्त जाया ना हो। कुछ वक्त के बाद तीनों कॉलेज पहुंच गई। ना चाहते हुई भी रीमा, तानिया को उन तीनों को देखना ही पड़ा। तानिया 1 साल की उन तीनों से सीनियर थी तो अपना रोप जताने जा रही थी, तभी वही लड़का आ बोला, तुम इन तीनों के साथ क्या कर रही हो तानिया। तभी तानिया बोल पड़ी, यश, ये तीनों जूनियर अपने आप को यहाँ की सीनियर समझ रही है तो सोची थोड़ा। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी यश बोल पड़ा, तानिया इन तीनों से दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हारा सीनियरपन जरूर खत्म कर दूंगा। यश की बातें सुन तानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वही ऐना तो यश को देखते ही उसकी दीवानी हो गई थी, और तो और प्रीता, उसे भी यश बहुत अच्छा लगा, पर ये आवाज सुन उसे सुना सुना लग रहा था। तभी पंछी बोल पड़ी, ये वही लड़का है। ये सुन ऐना के चेहरे पर मुस्कान छा गया, पर पंछी को तो बस गुस्सा आ रहा था। तभी उसे कुछ नजर आया तो वो उस तरफ बढ़ने लगी। ऐना तो यश में खोई थी इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया। वही प्रीता भी तानिया का उतरा चेहरा देखने में बिजी थी। दोनों ने ही पंछी को वहां से जाते हुए नहीं देखा। वही वो शख्स जिसको देख पंछी आई थी, उसे देखते हुए वो उसके तरफ बढ़ने लगी। वही वो शख्स अचानक से गायब हो गया। तभी पंछी धीरे से खुद में ही बोली, क्या तुम थे? अगर तुम थे तो तुम मुझसे मिले क्यों नहीं? इतना कहते ही उसके आंखों में आंसू भर गया। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग के लिए सभी को प्रोफेशनल डॉक्टर के अंदर रखा गया। ईशानी को जो डॉक्टर मिलने वाला था उसे उसका नाम तो नहीं पता था, बस उसे हॉस्पिटल के एक रूम नंबर में भेज दिया गया। ईशानी जब उस हॉस्पिटल रूम नंबर में गई तो वहां एक नर्स से बात करते शख्स को देख हैरान ही रह गई। वही वो लड़का उस तरफ देख बोला, ईशानी। ईशानी का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। वो मुस्कुराते हुए अंदर आ अपना कार्ड दिखाई तो वो आदमी बोल पड़ा, ओह तुम हो वो स्टूडेंट। ईशानी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ एलेक्स सर। वो डॉक्टर और कोई नहीं एलेक्स ही था। ईशानी एलेक्स के मिलने से बहुत खुश थी। तभी अंदर बेहद खूबसूरत लड़की आई। उसे देख ईशानी का चेहरा लटक गया। वही वो लड़की और कोई नहीं, शौर्य की बहन मुस्कान थी। जब मुस्कान ने ईशानी को देखा तो उसे बहुत चिढ़ हुआ। वही ईशानी अपने मन में ही बोल पड़ी, ये भी डॉक्टर है क्या? दूसरी तरफ मुस्कान ईशानी को इग्नोर करते हुए बोली, एलेक्स तुम्हें डॉक्टर अर्जुन बुला रहे हैं। ये सुन एलेक्स ईशानी के तरफ देख बोला, यही रहना, मैं 10 मिनट में आता हूँ। इतना कह वो चला गया। वही मुस्कान ईशानी को देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है एलेक्स तुमसे प्यार करता है? ईशानी, वो अभी मुझसे नाराज है इसलिए तुम्हारा बस इस्तेमाल कर रहा है। जब मुझसे नाराजगी दूर हो जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ मेरे पास आ जाएगा। पूरा हॉस्पिटल हम दोनों के प्यार के किस्से को जानता है और सभी को इस बात का पूरा भरोसा है कि हम दोनों एक दिन फिर से एक साथ जो जाएंगे। इतना कह मुस्कान वहां से चली जाती है। वही ईशानी के आंखों में आंसू भर गए थे। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के सबसे बड़े कॉलेज देशमुख यूनिवर्सिटी में ऐना प्रीता दोनों का ही ध्यान गया कि पंछी जा चुकी है। वही यश भी पंछी को ना देख उसके दोनों दोस्तों से थोड़ा फ्लर्टी अंदाज में बोला, पहला मुलाकात अच्छा लगा, तुम दोनों ही हो पंछी की दोस्त। दोनों ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया तो यश मुस्कुराते हुए बोला, मिलकर अच्छा लगा।
अब क्लास स्टार्ट होने वाला है तो शाम को मिलते हैं, बाय ब्यूटीफुल गर्ल। इतना कह यश चला जाता है। वही एना और प्रीता दोनों ही पंछी को ढूंढने लगी। जब पंछी दोनों को दिखी तो दोनों ही पंछी के पास आ गई और उससे पूछने लगी, यहाँ क्या कर रही हो? पर पंछी कोई जवाब ना दे दोनों के साथ बस चली गई। वही बड़े से रूम के अंदर कंप्यूटर स्क्रीन पर सारे स्टूडेंट के पुराने प्रोफाइल से कुछ स्टूडेंट्स का प्रोफाइल डिलीट कर आदमी वहां से बाहर निकल गया। वही फाइन आर्ट का आज पहला क्लास था। फाइन आर्ट्स के क्लास में प्रोफेसर नित्या आई तो सभी स्टूडेंट उसे गुड मॉर्निंग विश किए, तो नित्या भी सभी को गुड मॉर्निंग बोल सभी को बैठने का इशारा कर क्लास स्टार्ट कर दी। शुरुआत में नित्या पेंटिंग से रिलेटेड कुछ बारीकी चीज़ें बताई, उसके बाद सभी का पेंटिंग में क्या लेवल है ये टेस्ट करने के लिए सभी को खुद से कुछ पेंट करने को बोल दी। तो सभी स्टूडेंट ब्रश उठा लग गए पेंटिंग बनाने में। वही पंछी जिस रात शौर्य जब मानव के रूप में उसे चुपके से घर के किचन के खिड़की से बाहर ले जा अपने कार में बैठा जुगनी से भरे नदी के पास ले जा एक बड़े से पत्थर के ऊपर उसके साथ बैठ उसके साथ जुगनू से भरे नदी को देखते हुए बोले जा रहा था, वही पंछी एक टक शौर्य को देखते हुए उसके बातों को सुने जा रही थी। वो लम्हा याद आते ही पंछी अपने मन में चल रहे दृश्य को पेंटिंग बोर्ड पर पेंट करने लगी। पंछी को एक एक दृश्य बहुत बारीकी से याद था और जितने बारीकी से उसे याद था उतनी ही बारीकी से वो अपने पेंटिंग में उतारे जा रही थी। धीरे धीरे वक्त पार होने लगा। सभी का पेंटिंग पूरा होने ही वाला था तो प्रोफेसर नित्या सभी स्टूडेंट का पेंटिंग देखने लगी। अभी तक नित्या को सभी स्टूडेंट का पेंटिंग अच्छा, एवरेज या ठीक ठाक ही लगा था, पर जैसे ही वो पंछी के पास गई उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जुगनू से भरा जगह, साथ ही पानी से लहराती नदी और उस नदी के बड़े से पत्थर पर बैठे दो प्यार करने वाले प्यारे से जोड़े जिन्हें देख के लग रहा था दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। पेंटिंग को देखते ही नित्या बोल पड़ी, तुम्हारी पेंटिंग काल्पनिक नहीं लग रहा है। आज से पहले मैंने किसी नए स्टूडेंट को इतना परफेक्ट पेंटिंग बनाते नहीं देखी हूँ। नित्या पंछी की तारीफ करने लगी तो सभी स्टूडेंट भी उसका पेंटिंग देखने आ गए। सच में पंछी का पेंटिंग कमाल का था। ये क्लास कुछ वक्त के बाद फिर खत्म हो गया। धीरे धीरे कर बाकी के क्लास भी खत्म हो गए। प्रीता का क्लास पहले ही ओवर हो चुका था तो वो कॉलेज गेट के पास उन दोनों का इंतजार करने लगी। कुछ ही वक्त में वो दोनों भी आ गई। फिर तीनों कॉलेज के पास वाला कैफे चली गई। कैफे में पहले से ही यश तीनों के आने का इंतजार कर रहा था। तीनों को आता देख वो तीनों को देख मुस्कुराने लगा। वही ऐना के अलावा उसे मुस्कुराते हुए दोनों में से कोई नहीं देख रही थी। तीनों वहां जा बैठ गई। वही ऐना तो यश से बात करना चाहती थी पर पंछी उसके बात को शुरू होने से पहले अपने सवालों का ढेर उसके सामने रख दी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे था? देखो सच सच बताना, आखिर तुम हो कौन और मेरे बारे में। इससे आगे वो कुछ और बोलती कि तभी यश बोल पड़ा, सांस तो ले लो पंछी। हाँ लेती हूँ, ये कह वो फिर बोलने लगी तो तीनों के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वही पंछी एक पल के लिए रुक हैरानी से यश को देखने लगी। तभी यश उसके खोवे चेहरे को देख उसके सामने अपने होंठ को ले जा चुटकी बजाया तो पंछी अपने होश में आ यश को देखी फिर खड़ी हो बोली, मैं आती हूँ। इतना कह वो जल्दी से उठ जाने लगी। वही पंछी की इस हरकत से तीनों के चेहरे पर कंफ्यूजन के भरे लुक के साथ साथ ही चिंता भी छा गया। तभी प्रीता गुस्सा में यश को देख बोल पड़ी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, क्यों उसे परेशान कर रहे हो और कौन हो तुम और क्यों? प्रीता गुस्से में यश को सुनाते हुए सवाल किए जा रही थी। तभी उसके आधे बात में ही यश उसके होंठों पर अपने उंगली को रख दिया। फिर दोनों की आंखें मिली। प्रीता के सुंदर बड़े बड़े भूरे आंखों में यश एक पल के लिए खो चुका था। वही ऐना को ऐसे दोनों को एक दूसरे में खोया देख थोड़ा बुरा तो लग रहा था। वही उसके आंखों में ही देखते हुए ही यश बोल पड़ा, मैं उसका ममेरा भाई हूँ। ये सुन ऐना प्रीता दोनों ही हैरान हो गई। दोनों हैरानी से यश को देखने लगी। वही यश अपने उंगली को प्रीता के होंठों से हटा आगे बोल पड़ा, बस वो मुझे जानती नहीं है बिकॉज बुआ किसी रीजन से अपने घर कभी नहीं आती थी जिसके कारण पंछी मुझे कभी देखी ही नहीं है। वो बस मेरे छोटे भाई से मिली है आज तक। ये सुन दोनों हैरान थे, साथ ही दोनों एक दूसरे को देखी। फिर ऐना बोल पड़ी, तुमने फिर ये सब क्यों किया? बेचारी कितना घबरा गई थी। ऐना की बातों को सुन यश मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो बस उसे परेशान कर रहा था। तीनों इस टॉपिक पर बातें कर रहे थे।
वही पंछी अकेले शांत जगह पर खड़ी हो शौर्य के बारे में ही सोच रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसके होंठों पर अपने हाथ को रख उसके कान के पास जा अपने कठोर कोल्ड आवाज में बोला, ऐसे किसी के साथ डेट पर आने के लिए तैयार मत होना दोबारा, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए एक रूम में कैद कर दूंगा। शौर्य की आवाज को सुन, साथ ही उसके धमकी को सुन पंछी को बहुत सुकून मिल रहा था। मिले भी क्यों ना, पूरे 1.5 साल बाद जो सुन रही थी वो शौर्य को देखना चाहती थी, पर शौर्य उसके होंठ से अपना हाथ हटा दिया। तभी पंछी पीछे मुड़ी, तब तक शौर्य गायब हो चुका था। शौर्य के ऐसे गायब होने से पंछी के चेहरे पर उदासी छा गया। तभी उसका फोन बजा, कॉल किसी नंबर से आ रहा था तो पंछी फोन उठा, बोली खेलो। तभी उसे शौर्य का आवाज सुनाई दिया, लिटिल थिंग मैं आज भी तुम्हारे आसपास ही हूँ, अगर तुम किसी भी लड़के के करीब जाने का कोशिश की तो मैं उसका जान ले लूंगा। पंछी को शौर्य के धमकी से कोई मतलब नहीं था, बल्कि उसके ऐसे अचानक से आने से वो बहुत खुश थी, पर उसे देख नहीं पाई। इसके वजह से उसके आंखों से आंसू का रेत गिरने लगा। वो रोते हुए ही बोलने लगी, किसी के करीब ना जाऊं तो फिर तुम मेरे पास आकर दूर क्यों चले गए। पंछी के ऐसे रोने से शौर्य को बहुत बुरा लग रहा था, साथ ही उसे इस बात का खुशी था पंछी उसे मिस कर रही है। वो बस कुछ शब्द ही फिर बोला, ऐसा एक पल नहीं लिटिल थिंग, जब मैं तुमसे दूर गया हूँ साई की तरह तुम्हारे आसपास था और हमेशा रहूंगा। इतना कह शौर्य फोन रख दिया। वही पंछी गुस्से में अपने फोन को देखी, तभी उसके शैतानी दिमाग में आइडिया आया, शौर्य उसके पास तभी आएगा जब वो किसी लड़के को अपने पास आने देगी। अब पंछी शौर्य को अपने सामने लाने के लिए यही ट्रिक अपनाने का सोची। वो तीनों के पास जा अपने जगह पर जा बैठी तो उसे यश पूरा सच बता दिया वो कौन है। तो पंछी अपने यश भाई को घूर कर देखी, तभी यश उसे मनाने के लिए जो भी पता किया था अपनी बहन के पसंद के बारे में वो सब ऑर्डर कर दिया। चारों साथ बैठकर फिर खाए। फिर यश अपने कार से तीनों को हॉस्टल तक छोड़ दिया। हॉस्टल जाने के बाद तीनों अपने कमरे में गए, तभी पंछी बोल पड़ी, मुझे फेक बॉयफ्रेंड चाहिए। ये सुन दोनों पंछी को फटे आंखों से देखने लगी। पंछी दोनों को अभी कुछ समझा नहीं सकती थी, वो बस फेक बॉयफ्रेंड का जुगाड़ करने को बोली, पर फेक बॉयफ्रेंड कहाँ से लाया जाए। तीनों पूरे टाइम यही सोचती रही थी। आज तीनों ने बहुत कुछ खाया था, इसलिए रात का खाना खाने तीनों में से कोई भी नीचे नहीं गई। ये रात धीरे धीरे पार होने लगा, सुबह का वक्त हो गया। पंछी एना प्रीता तीनों नाश्ते के लिए नीचे चले गए। नीचे आने के बाद तीनों जा बैठ गई, तभी तानिया पंछी के पास आ बैठ बहुत प्यार से बोली, पंछी यश तुम्हारा भाई है। ये सवाल सुन पंछी ने हाँ कह दिया तो तानिया बहुत प्यार से उससे बात करने लगी। लड़की के अचानक से इतने रंग ढंग बदलता देख प्रीता एना पंछी हैरान थे, साथ ही तीनों को पता था ये मक्खन क्यों लगाया जा रहा है। तीनों का नाश्ता करने हो गया तो तीनों चली गई। फिर कॉलेज के लिए तैयार हो कुछ ही वक्त में कॉलेज के लिए निकल गई। कुछ ही वक्त में तीनों कॉलेज पहुंच गई, तभी यश भी आ चुका था। यश पंछी के पास जा उसके कंधे पर हाथ रखा तो पंछी गुस्से में उसके हाथ को झटक दी। वही प्रीता और एना बस यश को देख रही थी। वही यश उन तीनों के साथ चलते हुए पंछी से बोल पड़ा, यार अब तक नाराज हो अपने प्यारे मासूम से भाई से। ये सुन पंछी उसे अपना मुंह बनाकर देखी। तभी यश बोल पड़ा, अच्छा तुम्हारे नाराजगी को दूर करने के लिए क्या करूं। यश के बातों को सुन पंछी झट से बोल पड़ी, मुझे फेक बॉयफ्रेंड चाहिए। ये सुन यश उसे हैरानी से देखा, फिर बोल पड़ा, शर्म नहीं आता अपने बड़े भाई से ऐसा कुछ डिमांड करते हुए। अपने भाई यश का बात सुन पंछी उसके पैर पर जा मारी तो यश उछलते हुए दर्द से कराह कर बोला, लिटिल डेविल। ये सुन पंछी को शौर्य का भाई आर्यन का याद आ गया। जब से शौर्य गया था तब से ही आर्यन भी गायब ही हो गया। फिर कुछ टाइम के बाद मिहिर विवेक ईशानी सबका कॉल लगना बंद हो गया और सबसे ही पंछी दूर हो गई। पंछी सभी को बहुत मिस करती थी, साथ ही मिलना भी चाहती थी, और ये तभी होगा जब उसके पास शौर्य वापस आ जाएगा। पंछी को खोया हुआ देख यश उसके चेहरे के सामने अपना हाथ ले जा चुटकी बजाया तो पंछी अपने होश में वापस आ यश को देखी तो यश मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, कहाँ खो गई। पंछी उसे देखी और बोल पड़ी, पहले मेरे लिए फेक बॉयफ्रेंड ढूंढो फिर मैं तुमसे बात करूंगी। ये कह एना के साथ वो अपने क्लास चली गई। वही यश प्रीता का सीनियर था तो दोनों का डिपार्टमेंट एक ही साइड था, तो यश प्रीता के साथ ही जाते हुए बोला, इसे फेक बॉयफ्रेंड क्यों चाहिए।
ये सवाल सुन अपने गर्दन को प्रीता उचका दी तो यश मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे साथ डेट पर चलोगी? ये सवाल सुन प्रीता उसे घूर कर देखी तो सिल्ली सा मुस्कान देते हुए यश बोल पड़ा, यार बस मजाक कर रहा था। ये सुनने के बाद प्रीता शांति से उसके साथ चलने लगी। दोनों फिर अपने अपने क्लास चले गए। प्रीता को यश अच्छा लग रहा था, पर अब प्रीता किसी भी लड़के के करीब नहीं जा सकती थी, क्योंकि एक बार वो प्यार में धोखा खा चुकी थी। दूसरी बार प्यार में धोखा खाने का हिम्मत प्रीता में नहीं था। वो क्लास के अंदर जा बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ बड़े से कमरे में मिहिर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। तभी शौर्य कमरे के अंदर आ पूछा, हैक हुआ? ये सवाल सुन मिहिर उसके तरफ लैपटॉप दिखा बोला, बॉस टाइट सिक्योरिटी है। ये सुन शौर्य उसे उठने का इशारा कर खुद ही हैक करने में लग गया। शौर्य हैकिंग का महारत हासिल किया था, पर वो जल्दी अपने हैकिंग स्किल का यूज नहीं करता था जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए। सिक्योरिटी सिस्टम बहुत टाइट था। उसे हैक करने में शौर्य को भी करीबन आधा घंटा लगा। पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को ही हैक करने के बाद वो देखने लगा, तभी उसे उसके दादाजी आर्मी कैंप के अंदर जाते हुए देखे। आर्मी कैंप के कैप्टन उसके दादाजी के साथ ही मिला हुआ था और शौर्य उसे एक्सपोज करना चाहता था, पर उसके पास उसके खिलाफ कोई खास सबूत नहीं था। दोनों बैठकर देख रहे थे, तभी विवेक का मिहिर को कॉल आया तो मिहिर अपने फोन स्क्रीन को देखा, फिर साइड में जा कॉल उठा बोला, हेलो। तभी विवेक बोल पड़ा, हेलो मिहिर। विवेक का आवाज साफ नहीं आ रहा था तो मिहिर बस हेलो हेलो किए जा रहा था। कॉल में मिहिर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ विवेक बस बोलता रहा, पर मिहिर ने तो कुछ सुना ही नहीं। आखिर में फोन कट हो गया। मिहिर को विवेक के आवाज में घबराहट नजर आ रहा था। मिहिर ने विवेक को फिर कॉल लगाया, पर विवेक का फोन नहीं लग रहा था। ये बात मिहिर शौर्य को जब बताया तो शौर्य विवेक कहाँ है इसका पता लगाने को कहा। कुछ वक्त बीत गया। पंछी प्रेतायना और उसका भाई यश और उसके साथ उसका दोस्त नमन। यश ने अपने दोस्त नमन को धमकी देकर अच्छे से उसका सिर्फ फेक बॉयफ्रेंड बनकर रहने को कहा। उसे आगे अगर वो बढ़ने का कोशिश किया तो यश उसके साथ क्या करेगा अच्छे से समझा दिया था। जब सब साथ कैंटीन में बैठे थे, पंछी ने नमन को समझा दिया उसे क्या कैसे करना है। फिर सब बातें करने के बाद सभी चले गए। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात का वक्त हो गया। मिहिर शौर्य को विवेक का बहुत चिंता हो रहा था। दोनों साथ ही निकल गए। विवेक का आखिरी लोकेशन जो ट्रैक हुआ था, दोनों वहां कुछ ही वक्त में पहुंच गए। लोकेशन के पास जाने के बाद दोनों कार से बाहर निकल उसे ढूंढने लगे, पर विवेक वहां कहीं नहीं था। तभी शौर्य का फोन बजा तो शौर्य अपना फोन निकाल देखा। नंबर से कॉल आता देख शौर्य कॉल रिसीव कर लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आया, अगर अपने भाई और विवेक को बचाना चाहते हो तो अपना गन अपने कार में रख, जैसा मैं बोल रही वैसा करो। ये सुन मिहिर को बता दिया। फिर दोनों अपना गन कार के अंदर रख दिए। दोनों को आदिल के भाई या फिर ब्लैक वुल्फ ग्रुप की आरुषि का काम लग रहा था। दोनों शांत हो, जैसा फोन पर आदमी बोल रहा था बिल्कुल वैसा ही करने लगे। लड़के के कहने पर दोनों कुछ कदम चले, तभी एक काले रंग का कार दिखा। दोनों उस कार के अंदर जा बैठ गए। दोनों के बैठने के बाद कॉल कट हो गया। कुछ दूरी तक कार के चलने के बाद कार एक बड़े से बिल्डिंग के पास जा रुका। जैसे ही कार रुका, वहां दुश्मन के कई बॉडीगार्ड अपने गन के साथ आ गए। शौर्य मिहिर दोनों एक दूसरे को देखे फिर कार से बाहर निकल गए। कार से बाहर निकलते ही बॉडीगार्ड गन दोनों के सिर पर रख उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। जब दोनों अंदर गए तो सामने सोफे पर आराम से लड़की बैठी अपने हाथ में वाइन को एलिगेंट तरीके से घुमाते हुए पिए जा रही थी। लड़की को देख शौर्य विवेक दोनों ही हैरान रह गए। लड़की हंसते हुए दोनों के तरफ देख शौर्य से बोल पड़ी, क्या नाम बताया था तुमने मानव? इतना कह वो जोर जोर से हंसने लगी। तभी मिहिर गुस्से में बोला, दिया तुम ये। इससे आगे वो कुछ भी कहता कि तभी दिया अपने होंठों पर गन रख बोली, छू मैं तुमसे बात नहीं कर रही, अपना मुंह बंद रखो नहीं तो तुम्हारे विवेक को तड़पा तड़पा कर तुम्हारे आंखों के सामने जान से मार डालूंगी। लड़की की बातों को सुन मिहिर शांत हो गया। पहली बार मिहिर को इतना लाचारी वाला फीलिंग्स आ रहा था। तभी शौर्य बोल पड़ा, दिया तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुम ये सब अपने दादाजी को बचाने के लिए कर रही हो तो मैं भी तुम्हारे दादाजी को बचाना ही चाहता हूँ।
शौर्य की बातों को सुन दिया जोर जोर से हंसते हुए बोली, कौन दादाजी? ना ही मैं उसकी पोती दिया हूँ और ना ही मैं उस बूढ़े के लिए वहाँ गई थी, बल्कि मैं तो वहाँ तुम्हारे लिए गई थी। शौर्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शौर्य ने इस लड़की का बात सुन इस लड़की का पूरा डिटेल निकाला था। फिर ये सब क्या हो रहा है? शौर्य कुछ और पूछता इससे पहले ही सीढ़ी से उतरते आदमी के जूते का आवाज आने लगा तो दोनों उस तरफ देखे। सीढ़ी से उतरता शख्स शौर्य को देखा देखा सा लग रहा था। वहीं मिहिर के मुंह से हैरानी से निकला, प्रिंस। ये नाम सुनते ही शौर्य मिहिर के तरफ देख, फिर उसे कॉलेज का कुछ कुछ किस्सा याद आने लगा। प्रिंस को देख दिया खड़ी हो बोली, भैया। शौर्य मिहिर दोनों का ये सुन दिमाग काम करना ही बंद हो गया था। वही प्रिंस दिया के पास आ उसके साथ सोफे पर बैठ गया। तभी शौर्य प्रिंस से पूछ पड़ा, कहाँ है वो दोनों? ये सुन प्रिंस अपने आदमी के तरफ देखा तो उसका एक आदमी जा आर्यन को अपने साथ ले आया। आर्यन को घायल देख शौर्य का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वही आर्यन को आदमी जबरदस्ती ला रहा था। जब आर्यन ने अपने भाई को देखा तो उसे सुकून मिला, पर उसका नजर दिया पर गया तो उसके आंखों में गुस्सा भर गया। उसने ये कभी नहीं सोचा था जिस लड़की से उसे प्यार हो गया है वो लड़की अपने बदला को पूरा करने के लिए बस उसे अपने प्यार के जाल में फंसा रही है। दिया खड़ी हो मुस्कुराते हुए आर्यन के पास जा उसके होंठों से निकल रहे खून को अपने हाथ के अंगूठे से पोंछी तो आर्यन उसे अपने गुस्से से भरे नजर से देखने लगा। तभी दिया उसके खून को पोंछते हुए बोली, मेरा शिकार शौर्य था। मैं शौर्य को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी, पर तुम्हारा भाई पहले से ही किसी के प्यार में डूबा था, इसलिए ऑप्शन में बस तुम बचे थे मेरी जान। शौर्य मिहिर कुछ पूछता इससे पहले ही आर्यन गुस्से में पूछ पड़ा, क्यों किया तुमने ऐसा? ये सवाल सुन दिया जोर जोर से हंसने लगी। तभी प्रिंस बोल पड़ा, बहुत जल्द जवाब मिलेगा तुम्हें। इतना कह प्रिंस खड़ा हो आर्यन के पास उसके बालों को अपने मुट्ठी में भर लिया। ये देख शौर्य उसे अपने कठोर नजरों से देख बोला, मेरे भाई को हट करने का सजा बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सुन प्रिंस उसके गाल पर अपने बंदूक से ही मारा तो आर्यन के गाल में स्क्रैच आ गया और वहां से खून बहने लगा। आर्यन उसे कठोरता से देखा। वही शौर्य कुछ ना बोल बस उसे गुस्से में देखने लगा। उसे पता था वो जितना बोलेगा उसका सजा वो आर्यन को देगा। वही मिहिर भी बस गुस्से में देखे जा रहा था। साथ ही वो जानना चाहता था प्रिंस ने विवेक के साथ क्या किया है। वही आर्यन बोल पड़ा, अपनों को दर्द में देख दर्द होता है ना शौर्य। शौर्य ने कुछ नहीं कहा, बस उसके तरफ देखने लगा। वही प्रिंस आगे बोल पड़ा, मुझे भी हुआ जब तुमने मेरे डेड आर्मी के जनरल ओम प्रकाश मल्होत्रा को इस दुनिया के नज़र में टेररिस्ट साबित किए थे। शौर्य ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गया। वो हैरानी से प्रिंस को देखते हुए बोला, तुम ओम प्रकाश मल्होत्रा के बेटे हो? शौर्य के इस सवाल पर प्रिंस जोर जोर से हंसते हुए अचानक से शांत हो अपने कठोर आवाज में बोला, हाँ, और लगता है तुम्हें भी याद आ गया तुमने मेरे डेड के साथ क्या किया है। प्रिंस के बातों को सुन शौर्य झट से बोल पड़ा, प्रिंस मुझे नहीं पता था मेरे दादाजी मेरे हैकिंग का ऐसा इस्तेमाल करने वाले थे। मैं तो उस वक्त बच्चा था। जैसा दादाजी ने करने को कहा मैंने बस कर दिया था। यही कारण था शौर्य का हैकिंग का इस्तेमाल जल्दी ना करने का। शौर्य बचपन से ही हैकिंग का एक्सपर्ट रहा है। उसके माता पिता के मरने के बाद शौर्य के दादाजी उसे अपने पास ला उसके हैकिंग स्किल का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। उस वक्त शौर्य को कुछ समझ नहीं आता था, पर कुछ ही वक्त के बाद उसे सब समझ आने लगा उसके दादाजी कर क्या रहे हैं। उसके बाद जा शौर्य हमेशा अपने दादाजी के प्लान को बर्बाद करता रहता था और तभी से वो अपने हैकिंग स्किल का यूज़ बस ज़रूरत के वक्त करने लगा। वही शौर्य के बातों को सुन प्रिंस आर्यन के सिर पर बंदूक रख बोला, बच्चे थे या बड़े मुझे बस इतना पता तुम्हारे कारण मेरे डैड और मॉम दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। जब प्रिंस के पिता पर टेररिस्ट होने का इल्जाम लगा था तो उन्हें जेल ले जाया गया और शौर्य के हैकिंग के वजह से उसके दादाजी ने अभी जो आर्मी जनरल है उसके किए कारनामों का हर जुर्म प्रिंस के पिता पर लगा, उसे फंसा दिए। सारे सबूत ओम के खिलाफ थे तो उसे फांसी का सजा मिल गया। वही प्रिंस उसकी बहन और मां की जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया गया था। इसी वजह से एक दिन प्रिंस की मां भी उसे छोड़ चली गई। उसके बाद प्रिंस अपनी बहन को लेकर बहुत दूर चला गया, इतना दूर जहां वो एक नया पहचान बनाकर रह सके। प्रिंस के बातों को सुन शौर्य बोल पड़ा, सही कहा तुमने, तुम्हें सजा देना है ना, तो ठीक है दो।
पर मेरे भाइयों को तुम सजा क्यों दे रहे हो? प्लीज मेरे तीनों भाइयों को छोड़ दो और जो सजा देना चाहते हो तुम मुझे दे दो। ये सुन प्रिंस कठोरता से बोला, मैंने अपनों को खोया है। अपनों को खोने का एहसास क्या होता है, मैं तुम्हें वो एहसास करवाना चाहता। मैं जितना अपने मॉम डैड के लिए तरसा हूँ उतना ही मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों के लिए तरसाऊंगा। शौर्य आज से पहले कभी नहीं गिड़गिड़ाया था, पर आज पहली बार वो गिड़गिड़ाया, प्लीज मेरे भाइयों को छोड़ दो। शौर्य को गिड़गिड़ाता देख मिहिर आर्यन दोनों बोल पड़ा, भैया बॉस। दोनों का आवाज सुन शौर्य दोनों के तरफ देखा, वही दिया और प्रिंस भी। तभी मिहिर पहले बोल पड़ा, बॉस आपके वजह से आज मैं हूँ। अगर आपके मौत के बदले मुझे मेरी जिंदगी मिले ये मुझे मंजूर नहीं। तभी आर्यन भी बोल पड़ा, हाँ भाई, मेरे लिए आप ही मेरा सब कुछ हो। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं, अगर आपको कुछ भी हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। भाइयों का प्यार देख देख कर प्रिंस को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आर्यन को उसके चेहरे पर मारने वाला था, तभी उसके पास आकर उसके एक आदमी ने धीरे से कुछ बोला जो सिर्फ उसे ही सुनाई दिया। अपने आदमी का बात सुन उसके चेहरे पर हल्का घबराहट छा गया। प्रिंस ने अपने गार्ड को उन तीनों को अलग अलग रूम में बंद करने का बोल वहां से जाने लगा, वही दिया भी अपने भाई के साथ जाने लगी। दूसरी तरफ प्रिंस के आदमी शौर्य, मिहिर, आर्यन को अलग अलग रूम में ले जाने लगे। वही प्रिंस एक कमरे के पास आ उसके दरवाजे को खोलने वाला था, तभी दिया बोल पड़ी, भैया उसके कारण आप हमारे मिशन को मत भूलना। हम दोनों को अपने मॉम डैड के मौत का बदला लेना है। अपनी बहन का बात सुन प्रिंस उसके माथे पर अपने हाथ को रख बोला, मुझे पता है छाया। इतना कह वो अपने हाथ को उसके सिर से हटा कमरे का दरवाजा खोल अंदर जाने से पहले अपनी बहन को देखता है। दिया का असली नाम छाया था। छाया भी अपने भाई और कमरे के अंदर इंसान को एक नज़र देखती है, फिर वहां से जाने लगती है। वही अपनी बहन को जाता देख प्रिंस कमरे का दरवाजा बंद कर उस शख्स के तरफ बढ़, सामने ड्रॉर से फास्टेस्ट बॉक्स निकाल, उस शख्स के पास बैठ फास्टेस्ट बॉक्स खोल, रुई निकल, उसमें डिटोल छिड़क, उसके चेहरे पर अपने हाथ को रखा तो वो उसके हाथ को झटक गुस्से में उसे देख पूछा, कहाँ है आर्यन? क्या किया है तुमने उसके साथ? ये सवाल सुन प्रिंस उसे अपने प्यार से भरे आवाज में ही बोला, विवेक अभी तक तुम्हारे कारण ही जिंदा है वो तीनों। ये सुन विवेक हैरानी से उसे देख पूछा, वो तीनों मतलब बॉस और मिहिर भी यहाँ है? ये सुन कोई जवाब ना दे, फिर उसके जख्मों पर मलहम लगाने को हुआ, पर फिर से विवेक ने उसके हाथ को झटक दिया। विवेक के लिए जो फीलिंग्स था प्रिंस के लिए वो सच्चा था। वो उन तीनों को सजा देना चाहता था, पर विवेक को नहीं, और उसे पता था विवेक उन तीनों की तरह नहीं है। विवेक के बर्ताव से अब थोड़ा थोड़ा प्रिंस इरिटेट होने लगा था। वो उसके तरफ अपने कठोर भाव से देख पूछा, आखिर है क्या शौर्य मिहिर में ऐसा? दोनों ने आज तक कोई अच्छा काम भी नहीं किया है। जब ये बात प्रिंस ने कहा तो विवेक उसके तरफ देख बोला, मैंने भी कभी अच्छा काम नहीं किया है, और तुम्हारी बहन ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। अगर बदला लेना था तो आर्यन को क्यों बीच में लाए, वो तो बच्चा है अब भी। विवेक के आखिरी बातों को सुन प्रिंस साइलेंट हो गया, फिर बोल पड़ा, मेरे डैड का क्या जुर्म था? ये सवाल कर प्रिंस विवेक के तरफ देखा तो विवेक बोल पड़ा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर जैसा तुम बोल रहे हो बॉस वैसे नहीं है। वो तो अब हैकिंग से दूर रहते, जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक हैकिंग नहीं करते। इसका रीजन मुझे मिहिर किसी को नहीं पता। हैकिंग के फील्ड में जीनियस होने के बावजूद वो हैकिंग से रिलेटेड सारा काम मिहिर से करवाते थे, और वो किसी मासूम का जान नहीं लेते, और वो मेरे तरह हो भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे से क्या सभी से वो बहुत अच्छे हैं। विवेक के बातों को सुन सुनकर प्रिंस को गुस्सा आ रहा था, वही विवेक तारीफ किए जा रहा था। जितने भी माफिया से रिलेटेड लोग को बॉस ने खत्म किया है, उनके बच्चों पर असर ना हो इस बात का, इसलिए बॉस उन बच्चों को अच्छा जगह पर भेज दिए हैं पढ़ने के लिए। विवेक के बातों को सुनते हुए गुस्से में प्रिंस फास्टेस्ट बॉक्स जमीन पर फेंक दिया तो विवेक शांत हो गया। वही प्रिंस उसके तरफ कठोरता से देख बोला, मुझे शौर्य के बारे में कुछ नहीं सुनना, और कान खोलकर सुन लो, अगर उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। अगर वो मान जाते तो मैं तीनों को जाने दूंगा।